स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है रेखा और कोण, जो कि ज्योमेट्री में ज्यामिति के अंदर पहला टॉपिक है। ज्यामिति के अंदर आप रेखा और कोण के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप त्रिभुज के बारे में, फिर चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में और फिर बहुभुज के बारे में। टोटल 5 टॉपिक्स आप कवर करेंगे ज्यामिति के अंदर। तो ज्यामिति के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रेखा और कोण। अब इन पांचों टॉपिक में एक तो थ्योरी है, थ्योरी भी आपको ढंग से पढ़नी है, ढंग से समझनी है, ढंग से याद करनी है। और अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई कि क्या होता है, रेखा क्या होती है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ये सब थ्योरी आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हर चैप्टर में, पांचों चैप्टर में हम यही करेंगे, पहले थ्योरी आपको बताएंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो देखिए रेखा और कोण। अच्छा, दूसरा, ये टॉपिक आपका सभी एग्जाम्स में, लगभग बैंक के एग्जाम को छोड़ दें तो बाकी सब एग्जाम्स में आता है। लेकिन बैंक के भी क्या है कि प्री एग्जाम में तो ये आता नहीं है, लेकिन बैंक के भी मेंस के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के भी आने चालू हो गए हैं, तो वहां पे भी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बाकी आपका रीट लेवल 1 का एग्जाम ले लो, रीट लेवल 2 का ले लो, एसएससी का ले लो, रेलवे का ले लो, कोई भी एग्जाम, सब में कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट आ ही जाता है। तो देखिए रेखा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेखा क्या होती है। रेखा वो नहीं है कि हाँ फिल्मों वाली रेखा हीरोइन। यहाँ पे रेखा का मतलब क्या है, इस तरीके से अगर कोई लाइन खिंची हुई है तो इसको आप बोलते हो रेखा। अब इसमें आप देखो, मैंने दोनों तरफ एरो का निशान बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं पर भी अंत बिंदु नहीं है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, अर्थात उसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर? इसको आप वीडियो को पॉज कर करके आप लिखना चाहो, घर पे बैठ के नोट्स बनाना चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स भी बना सकते हो आप। ठीक है, रेखा में हमने क्या बताया, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, अर्थात इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। किरण, किरण क्या होती है कि किरण का एक अंत बिंदु होता है, यानी किरण आप इस तरीके से बनाते हो, किरण का एक अंत बिंदु होता है, अर्थात इसे केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, रेखाखंड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप इस तरीके से डिनोट करते हो, इसका नाम दे देते हो ए और बी, यानी रेखाखंड के क्या है, 2 अंत बिंदु होते हैं, अर्थात इसे किसी भी दिशा में नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, अब यहीं से एक क्वेश्चन आपका बन करके तैयार हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन वो बना सकता है कि निम्न में से किसका वो एक अंत बिंदु होता है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से किसका एक अंत बिंदु होता है। ऑप्शन में दे दिया रेखा, किरण, रेखाखंड, चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस या कोई भी। तो आप किस पे टिक करोगे, एक अंत बिंदु किसका होता है, किरण का, तो आंसर आ जाएगा किरण। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन थ्योरी के ऊपर बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए आपकी थ्योरी पक्की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए चौथा पॉइंट, समतल। समतल क्या होता है, जैसा नाम से क्लियर है, समतल यानी समान तल, जिसका तल जो है वो समान हो, सपाट हो, सीधा हो, उसको आप क्या बोलेंगे, समतल बोलेंगे। ठीक है, वक्रतल, वक्रतल का मतलब वक्र यानी कर्ड, इस तरीके से अगर कर्ड लाइन आ रही है कहीं पे तो उसको आप क्या बोल दोगे, वक्रतल बोल दोगे। समतलीय आकृतियां, अब क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि 4 ऑप्शन वो दे दे आपसे, आपको और पूछ ले कि निम्न में से कौन सी समतलीय आकृतियां हैं। तो समतलीय आकृतियां जैसा नाम से क्लियर है, समतल यानी जिसका समान तल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतलीय आकृतियां। जैसे आपका फर्श है, खेल का मैदान है, कॉपी है, ठीक है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, वृत्त है, ये सब क्या है, समतलीय आकृतियां। इनका तल क्या होता है, समान होता है, सपाट होता है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, समतलीय आकृतियां। क्लियर? तो उसके बाद आता है आपका वक्रतलीय आकृतियां भी आती है, इसमें लिखा नहीं है, वक्रतलीय आकृतियां। वक्रतलीय जिसका जो तल है वो वक्र जैसा हो, उनको क्या बोलेंगे, वक्रतलीय आकृतियां। जैसे गोला होता है, ठीक है, गुब्बारा होता है, ठीक है, गुब्बारे में क्या है, वक्र है, तो वक्रतलीय आकृतियां हो गई। ठीक है, उसके बाद बेलन है, शंकु है, इनमें क्या है, वक्र आता है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, वक्रतलीय आकृतियां। क्लियर? अब देखिए समतलीय आकृतियां, थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है समतलीय आकृतियों में। आपने बचपन में पढ़ा होगा टोटल कितने तल होते हैं,
एक्सिस तो पढ़े होंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इसको आप बोलते थे एक्स अक्स, इसको वाई एक्स, इसको जेड एक्स। अब ये बोला जाता था अगर इसमें कोई भी लाइन आप खींचते हो, रेखा खींचते हो, तो ये कौन से तल में आएगी, एक्स और वाई तल में आएगी, तो इसलिए इसको बोला जाएगा एक्स वाई तल। ऐसे ही इसको क्या बोला जाएगा, एक्स जेड, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया एक्स जेड, और ये क्या हो गया, वाई जेड। तो अगर दो रेखाएं समान तल में हैं, अगर मैं कहूं कि एक रेखा मैंने लिख दी 2x + 3y = 7, दूसरी मैंने लिख दी 3x + 2y = 9, तो ये देखो ये रेखा x और y तल में है और ये रेखा भी x y तल में है, तो ये दोनों रेखाएं समान तल में हैं, तो इसलिए इनको हम बोलेंगे समतलीय रेखाएं। अगर ये दोनों रेखाएं अलग अलग तल में हो जाएं, मान लो एक रेखा एक्स वाई तल में हो जाए, एक रेखा एक्स जेड तल में हो जाए, तो उनको क्या बोल दोगे, असमतलीय रेखाएं। जैसे मैं यहाँ पे 2x + 3y की जगह अगर मैं यहाँ पे z कर दूं तो 2x + 3z, तो ये क्या हो गई, एक्स जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन में, और ये एक्स वाई प्लेन में, तो दोनों अलग अलग प्लेन में है, तो इसलिए इनको बोलेंगे असमतलीय रेखाएं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन वो बना सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पहला ऑप्शन में ये दो रेखाएं दे दी 2x + 3z, 3x + 2y = 9xy, दूसरा ऑप्शन दे दिया 2x + 3y = 7, 3x + 2y = 9, और इस तरीके से ये पूछ ले कि बताइए इनमें समतलीय रेखा कौन सी है, तो समतलीय एक्स वाई प्लेन ये है, एक्स वाई प्लेन है ये है, तो इसलिए समतलीय रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, सेकंड ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। ठीक है, समतलीय और असमतलीय का क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सममित। सममित आकृतियां, सममित यानी सिमेट्रिकल बोलते हैं आप इंग्लिश में, सिमेट्रिकल फिगर्स, सिमेट्रिकल, सममित यानी दोनों में सिमेट्री मतलब एक जैसी दिखनी चाहिए। अगर मैं मान लीजिए ये आयत है, आयत को अगर मैं यहां से काट दूं बीचों बीच से, मध्य से, तो जैसी आकृति इधर दिखेगी वैसी आकृति इधर भी दिखेगी। तो अगर इनकी लंबाई चौड़ाई समान है और इसको मैं इसके ऊपर इसके ऊपर रखूं, तो ये अगर इसको पूरा का पूरा ढक लेती है, तो इन दोनों आकृतियों को हम क्या कहेंगे, सममित आकृतियां, सिमेट्रिकल फिगर्स। यानी दो आकृतियां अगर एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिंदु। बिंदु जैसा कि आपको पता है ये क्या है, बिंदु है, ऐसे कोई आप डॉट लगा देते हो, छोटी सी बिंदी लगा देते हो, तो इसको क्या बोलते हो, बिंदु। और इसकी ना तो लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, ठीक है, इसकी कोई माप नहीं होती। नेक्स्ट 9th पॉइंट, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच हमेशा समान दूरी होती है, उनको हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। जैसे रेल की पटरी है एग्जांपल, क्योंकि उनके दोनों के बीच में क्या होगी, हमेशा समान दूरी होगी, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो रेल पटरी से उतर जाएगी। तो इसलिए समांतर रेखाओं का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, रेल की पटरी। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा अगर दो समांतर रेखाएं, उनको अगर कोई तीसरी रेखा काट देती है, तो उस रेखा को आप बोलते हो तिर्यक रेखा। यानी ये तीसरी जो रेखा आई है इसका नाम हो जाएगा तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट आता है लंब समद्वि भाजक। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लंब समद्वि भाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जाइए बचपन में 5वीं 6ठी क्लास में आप परमे पढ़ते थे, वहां पे जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, कोई रेखा है, इसमें आप क्या करते थे, आधे से ज्यादा दूरी लेकर के आप ऊपर चाप लगाते थे, ठीक है, ऐसे ही इधर से भी आधे से ज्यादा दूरी लेकर के आप एक चाप लगाते थे, फिर इनको आप मिला देते थे। तो अगर ये लाइन मान लीजिए ए बी है और ये O बिंदु पे कट करती है, तो लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। समद्विभाजक, समान दो भागों में बांटना, यानी ये जो लाइन है, ये जो लंब समद्विभाजक है, ये क्या करेगा, सामने वाली लाइन को समकोण पर समान दो भागों में बांटेगा। समान दो भागों में यानी ये और ये भाग क्या हो जाएंगे, बराबर, AO बराबर क्या हो जाएगा, OB। तो अगर इस तरीके से कोई लाइन है कि वो सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का, 90 डिग्री का समकोण बनाती है और उसको समान दो भागों में काटती है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे लंब समद्विभाजक। नेक्स्ट पॉइंट आता है संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक, सॉरी दो तो लेंगे ही नहीं, दो से तो हमेशा, दो से अधिक वर्ड यूज किया जाएगा।
दो से अधिक ऐसे बिंदु, दो से अधिक, दो नहीं लेने, दो से अधिक ऐसे बिंदु जिनको मिलाने से हम एक सीधी रेखा खींच सके, उन्हें हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। ठीक है, क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, दो से अधिक ऐसे बिंदु जिनको मिलाने से हम एक सीधी रेखा न खींच सके, तो उनको क्या कहेंगे हम? असंरेख बिंदु। जैसे देखिए ये बिंदु लिए मैंने, इनको मिला, तीनों को अगर आप मिलाओगे तो सीधी रेखा खींच पा रही है क्या? नहीं खींच पा रही, तो इसलिए ये बिंदु क्या कहे जाएंगे? असंरेख बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट आता है संगामी रेखाएं, कंकरेंट लाइंस। संगामी रेखाएं यानी अगर आप दो से अधिक रेखाएं या दो कितनी भी सारी रेखाएं अगर आप खींचते हो, ये आपने है खींची, इधर से भी आपने कहीं से भी खींच दी, इधर से भी खींच दी, ठीक है, इस तरीके से अगर ये एक ही पॉइंट पर कट करती हैं आपस में, तो इस बिंदु को क्या बोला जाएगा? इन रेखाओं को क्या बोला जाएगा? संगामी रेखाएं। यानी ये सब क्या है? एक ही बिंदु पर कट कर रही हैं। ठीक है, इनको आप नोट बना लीजिए, अच्छे से नोट्स लिख लीजिए इनको अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए कोण, एंगल। कोण आपको पता है किस तरह का होता है? इस तरह की कोई आप फिगर बनाते हो तो इसको क्या बोलते हो? एंगल, कोण। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। अब आर्क या चाप कह लो, ये वाली जो लाइन है ऐसे हम जो खींचते हैं, ये इसको बोलते हैं हम आर्क, चाप। ठीक है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये जो चाप हमने ली है, ये आर्क जो यहाँ से ली है, यहाँ पे इस कोने पे आप यहाँ पे कंपास रख करके ऐसे यहाँ चाप लगाते थे, ये लगा दी ऐसे, ऐसे इधर यहाँ पे कंपास रख के इधर चाप लगाते थे, फिर इसको ऐसे मिला दिया जाता था, मिला दिया जाता था। तो ये जो लाइन बनती थी, इस लाइन का नाम होता था एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कोण समद्विभाजक यानी कोण को समान, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग, समान दो भागों में बांटना। यानी अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है और ये कोण द्विभाजक है, तो ये 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा। यानी ये वाली जो लाइन है वो क्या करेगी? पूरे कोण को समान दो भागों में बांट देगी। क्लियर? कोण समद्विभाजक का मतलब पता चल गया क्या होगा? कोण समद्विभाजक क्या करेगा? पूरे कोण को दो समान भागों में बांट देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला है शून्य कोण, जीरो एंगल। जैसा कि आपको पता है कि अगर ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई बिंदु है, इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन में यहीं से ऐसे खींच दूं, तो इन दोनों लाइन के बीच कितने का एंगल हुआ? 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। तो इसलिए इस कोण को क्या कहा जाएगा? जीरो एंगल। यानी दो लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर है तो उन दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो इसको आप किससे डिनोट करोगे? 0 डिग्री से। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई कोण बनता है, 0.1 से शुरुआत हो जाती है, 0.001 इस तरीके से, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। देखो, न्यून कोण में 0 और 90 को शामिल नहीं किया जाएगा। मेरे शब्दों पे गौर करना, 0 और 90 के बीच का मतलब इन दोनों को शामिल करना है, इन दोनों को शामिल नहीं करना, इनके बीच वाले लेने हैं। अगर 0 को आप कहोगे तो 0 क्या हो जाएगा? शून्य कोण, और 90 क्या हो जाएगा? समकोण। तो 0 और 90 के बीच में जो भी कोण आएगा वो क्या कहा जाएगा? न्यून कोण। चाहे वो 89 डिग्री हो, 89.999 डिग्री भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। और जैसे ही वो 90 डिग्री का बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? समकोण। तो देखिए, न्यून कोण यानी अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो ये वाला जो कोण होता है ये 90 डिग्री का है, और इसके बीच में अगर मान लो कोई भी एंगल बना, ये एंगल बना, तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और जैसे ही ये 90 डिग्री का बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? समकोण। अधिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच का कोण। ध्यान रखना, बीच वर्ड यूज किया है मैंने, बीच का कोण, यानी 90 और 180 को शामिल नहीं किया जाएगा। 90 के बाद आप 91 ले लो, 180 से पहले 179 ले लो, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे इस तरह का आपने डायग्राम देखा होगा, ये वाली लाइन में अगर यहां कर दूं, यानी ऐसे कर दूं, ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये 90 से अधिक का हो गया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा?
अधिक कोण। क्लियर? उसके बाद सरल कोण। सरल कोण यानी जैसे ही ये 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का एंगल बन गया तो ये क्या बन जाएगा? सरल कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जैसा कि आप साइंस में भी पढ़ते हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो परावर्तन कोण आपको पता है कि इधर वाले हिस्से से आपका परावर्तन होता था, अगर कुछ ध्यान हो तो यहाँ पे इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरीके से। तो ये क्या कहा जाएगा? ये वाला पूरा कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ये आपका कहा जाएगा। ठीक है? अगर 180 डिग्री से ज्यादा का है तो आप क्या बोलोगे? इसको परावर्तन कोण। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं इस तरह का एंगल बना दूं तो ये वाला जो कोण होगा 180 से डिग्री का 180 डिग्री से अधिक का जो कोण है, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, रिफ्लेक्स एंगल। पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी अगर इस कोण को आप ये पूरा ये 360 डिग्री का अगर आपने बना दिया कि एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से घुमा करके आप ले आओ और इसी के ऊपर आ जाए, तो ये वाला जो एंगल बनाया जाएगा ये क्या कहा जाएगा? 360 डिग्री का कोण। ऐसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे ये क्या है? एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितने डिग्री का होता है? तो देखिए एक बिंदु है तो उसके चारों तरफ का कोण ये कितने का हो जाएगा? 360 डिग्री का। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कोणों के युग्म, पेयर्स ऑफ एंगल्स। पूरक कोण क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 60 डिग्री। 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 70 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। ऐसे ही संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि 100 डिग्री का संपूरक, सॉरी 120 नहीं 180, 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 80 डिग्री। ऐसी 90 डिग्री का संपूरक क्या होगा? 90 डिग्री। तो याद रखना है आपको पूरक कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है शीर्षा अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शीर्षा यानी शीर्ष पर बने हुए, अभिमुख, अभिमुख मतलब आमने सामने, एक ही शीर्ष पर आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, तो एक ही शीर्ष पे आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 3। यानी अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 30 डिग्री का। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 3। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। अगर ये दो समांतर रेखाएं, उनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो अंदर वाले कोण होते हैं एंगल 2 और एंगल 5, इनको आप बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, आसन कोण। और इन्हीं को आप अंतः कोण भी बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। दूसरी बात, आसन कोण अगर इस तरह की आकृति है कि कोई कोण ऐसे बना हुआ है और इसमें ये लाइन है, तो ये कॉमन लाइन हो गई, तो इन दोनों कोणों को भी आसन कोण बोला जाता है। तो इन दोनों को भी आसन कोण बोलते हैं और इन दोनों को भी आसन कोण बोला जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हमने तो ये पढ़ा है आज तक कि आसन कोण ये वाले होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होते हैं, दोनों को हम आसन कोण बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो संगत कोण में देखिए, अगर इस वाले हिस्से में ये कोण 1 बना हुआ है और इसी के संग यानी इसके जैसा ही कौन सा है आपका? देखो ये इस हिस्से में, तो इस हिस्से में क्या है? 5। तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे, यानी इनको क्या कहेंगे हम? संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो कोण 1 बराबर क्या कहा जाएगा? कोण 5। संगत कोण बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 5। ऐसे कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 6।
एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखो कहीं पे भी अगर आपको ऐसे जेड बना हुआ दिखाई दे रहा है तो ये कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 5। यानी अगर आपको ऐसे जेड बना हुआ दिखाई देता है तो ये कोण 3 है यहाँ पे और ये कोण 5 है, ये कोण 3 है ये 5 है, तो कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण 5। यानी अगर ये जेड बना हुआ है तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट आपका वैसे त्रिभुज वाले चैप्टर में आना था, लेकिन अभी जब हम इसके क्वेश्चन कराएंगे तो एक क्वेश्चन इस चैप्टर में इसके ऊपर भी दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे बता देते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसमें अगर कोई बाह्य कोण है तो ये जो बाह्य कोण है ये सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला जो कोण होगा ये 30 + 60 यानी 90 डिग्री का बनेगा। तो ये याद रखना है आपको कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सदैव सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।